हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए 15 मिनट सीरीज़ लेके आया हूँ, जो कि आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं, ये सारी वीडियोज़ 15 मिनट्स की होंगी और ये जो करंट अफेयर्स होंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है? सारे जो करंट अफेयर है, मैंने इसको आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाया है ताकि आप समझ सकोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से आपको देखने हैं इन सारी वीडियोस को, एक-एक करके कराऊँगा और हर एक महीने के कराऊँगा, जैसे 1 साल के करने हैं हम लोगों को, ठीक है? सितंबर 2024 से लेके सितंबर 2025 के हम लोग सारे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट में। तो हर एक दिन आपको एक वीडियो देखनी ही देखनी है, एक से ज़्यादा वीडियो भी देख सकते हो और उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है? तो स्टार्ट करें, 1 साल का करंट अफेयर स्टार्ट करें, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से, which of the following renowned personalities was awarded the Ramon Magsaysay Award in 2024 for his contribution to animation and स्टोरी टेलिंग, ठीक है? पूछा क्या है कि इस फील्ड में किसको मिला है, एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग के फील्ड में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में किसको मिला है? तो आपको नाम ध्यान रखना है। करेक्ट नाम क्या है? करेक्ट नाम है हयायो मियाज़ाकी, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? हयायो मियाज़ाकी को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2024 का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सितंबर 2024 में अनाउंसमेंट हुआ था, नाम ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। मियाज़ाकी ध्यान रखना है, एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग के फील्ड में मिला है इन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में पता है कि 1957 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। रेमोन मैग्सेसे कौन थे? ये 3rd प्रेज़िडेंट थे फिलीपींस के, 3rd प्रेज़िडेंट थे फिलीपींस के, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रेज़िडेंट थे फिलीपींस के। 1957 में इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था और इसे 1958 से लेके 2008 तक इसे टोटल 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता था, ठीक है? 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता था। अभी कितनी कैटेगरीज़ में दिया जाता है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? पहले इसे 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता था, 1958 से लेके 2008 तक। उसके बाद कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, आगे बताऊँगा, पर ये ध्यान रखो, रैमोन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। एशिया का इसे नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? एशिया का नोबेल प्राइज़ 3rd प्रेज़िडेंट थे फिलीपींस के। इन्होंने गवर्नेंस के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया था। इस चीज़ के लिए इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में और इसे लगातार दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया? रेमोन मैग्सेसे अवार्ड कुछ इस टाइप का दिखता है। फिलीपींस के ये 3rd प्रेज़िडेंट थे। फिलीपींस की लोकेशन आपको पता ही है और ये फिलीपींस का लुज़ोन आइलैंड है, जो कि आप जानते ही हैं। लुज़ोन आइलैंड किससे रिलेटेड है? ये फिलीपींस से रिलेटेड है। फिलीपींस लगातार न्यूज़ में रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस बार किसको मिला है? मियाज़ाकी को मिला है, एनिमेशन के फील्ड में। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक टोटल 55 इंडियंस को ये अवार्ड दिया जा चुका है, 55 इंडियंस को, जिसमें एक जर्नलिस्ट है, आपको पता है, रवीश कुमार जी, है ना? तो हमारे एक रिनाउंड लीडर रह चुके हैं, पर्सनैलिटी रह चुके हैं, विनोबा भावे। 1958 में इन्हें मिला था कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में। किसको? विनोबा भावे को 1958 में मिला है कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में। मदर टेरेसा को मिला 1962 में। मदर टेरेसा को मिला 1962 में किस फील्ड में? पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के फील्ड में मिला है मदर टेरेसा को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। विनोबा भावे को कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले देखो, 1958 से लेके 2008 तक टोटल 6 कैटेगरीज़ में मिलता था। गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें किसको मिला? मदर टेरेसा को मिला 1962 में। कम्युनिटी लीडरशिप में विनोबा भावे को मिला 1958 में और इमर्जेंट लीडरशिप, है ना? पहले टोटल 6 कैटेगरीज़ में मिलता था। अब इन सारी कैटेगरीज़ को हटा दिया है और एक सिर्फ फिक्स्ड कैटेगरी रह गई है, इमर्जेंट लीडरशिप की, ठीक है? जिसमें यंग लोगों को दिया जाता है, जो कि लीडरशिप में अच्छा काम करते हैं। तो इमर्जेंट लीडरशिप के फील्ड में अब रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। प्लस एक अनकैटेगराइज्ड अवार्ड्स है, ठीक है? और एक अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में दिया जाता है, मतलब इसकी कोई भी कैटेगरी नहीं है। इसमें किसी भी बंदे को दिया जा सकता है, जो कि जिसको माना जाता है कि ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अनकैटेगराइज्ड अवार्ड में अनकैटेगराइज्ड फील्ड में इसे अवार्ड दे दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक तो इमर्जेंट लीडरशिप यंग लोगों के लिए और एक क्या है, अनकैटेगराइज्ड वाली कैटेगरी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले 6 कैटेगरी में था, बट अब कोई भी कैटेगरी नहीं है, अब सिर्फ एक फिक्स्ड कैटेगरी है, जो कि इमर्जेंट लीडरशिप है और एक अनकैटेगराइज्ड है, मतलब किसी को भी दे दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? समझ में आ गया? मियाज़ाकी को मिला है इस बार
2024 का एनिमेशन वाले फ़ील्ड में, एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग वाली फ़ील्ड में ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड अंडर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 फॉर मेजर सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, ठीक है? अब पहले ये जानो कि नेशनल क्लीन एयर सिटी क्या है? नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड क्या है? इस चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये अवार्ड उन सिटीज़ को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ये अवार्ड उन सिटीज़ को दिया जाता है जो कि पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए अच्छा काम करते हैं, पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए अच्छा काम करते हैं, उन सिटीज़ को ये अवार्ड दिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड समझ में आ गया। इसे कौन से मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से दिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से दिया जाता है और सिटीज़ को पॉपुलेशन वाइज़ कैटेगराइज़ कर दिया जाता है, जैसे कि जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उनको मेजर सिटी वाले कैटेगरी में रखा जाता है और उस कैटेगरी में टॉप किसने किया है? तो सूरत गुजरात ने किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड अंडर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 24 फॉर मेजर सिटीज। मेजर सिटीज में किसने टॉप किया है? तो सूरत गुजरात ने टॉप किया है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो देख लो, मेजर सिटी वाले में टॉप किसने किया है? सूरत गुजरात ने। सेकंड पे जबलपुर, थर्ड पे आगरा, ठीक है? तो सूरत गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश और थर्ड क्या है? आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो तीन याद रहेंगे। ओवर 10 लाख वाले पॉपुलेशन वाले में फिर है मीडियम साइज, मतलब 3 लाख से 10 लाख वाले में फिरोजाबाद, अमरावती एंड झांसी। फिरोजाबाद, अमरावती एंड झांसी और स्मॉलर सिटीज में रायबरेली, नालगोंडा एंड नालागढ़, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? रायबरेली, नालगोंडा एंड नालागढ़, है ना? रायबरेली से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, कौन है? राहुल गांधी जी हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कौन है? राहुल गांधी जी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एक एक जो करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो में सिर्फ हम लोग 7 से 8 करंट अफेयर से करेंगे, ठीक है? ताकि आप चीजों को समझ पाए, याद रख पाए, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना? तो हर एक वीडियो में आपको 7 से 8 करंट अफेयर्स याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीश्योर एग्रीश्योर स्कीम लॉन्च इन 2024, ठीक है? तो 2024 में एग्रीश्योर स्कीम को लॉन्च किया गया है ना? अब एग्रीश्योर स्कीम का मेन मकसद क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये चीज़ आपको समझना है। एग्रीश्योर से समझ में आ रहा होगा ये किस चीज़ के लिए है? ये है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर के लिए है। और जो भी ऐसे स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में एक तरीके से इनोवेशन करने का काम कर रहे हैं, कुछ एक तरीके से ऐसे स्टार्टअप है जो कि इनोवेशन ला रहे हैं किसमें? एग्रीकल्चर वाले फील्ड में, उन सारे स्टार्टअप को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एग्रीश्योर स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एग्रीश्योर स्कीम का मेन मकसद क्या है? ऐसे स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर वाले फील्ड में हैं, उनको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एग्रीश्योर स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एग्रीश्योर scheme launched in 2024? The correct answer is the fund aims to support approximately 85 startup with maximum investment of rupees 25 crore per startup under its direct scheme, ठीक है? तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है एग्रीश्योर स्कीम का, है ना? एग्रीश्योर कई बार बीपीएससी में का क्या होता है कि काफी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि एग्रीश्योर का आप सीधा सीधा वही बता दो, तो फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एग्रीश्योर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है? एग्रीश्योर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्रीश्योर स्कीम के बारे में आई थिंक आप समझ आ चुका होगा किस चीज के लिए है। ऐसे स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन ला रहे हैं, उन सारे स्टार्टअप को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फीचर्ड ऑन द न्यूली अनवेल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्लैग इन 2024, ठीक है? क्वेश्चन पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नया फ्लैग लॉन्च हुआ है, तो उस फ्लैग में इसमें से कौन सी चीजें नहीं है? तो इसमें से क्या नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसमें से नेशनल एम्बलम नहीं है नए फ्लैग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है? अब देख लो एक बार फ्लैग में आपको दिखा देता हूं तो चीजें याद रहेगी। फ्लैग कुछ इस टाइप का है, इस बार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो नया फ्लैग इस बार लॉन्च किया गया है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं देखो, नीचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है। फिर क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और यहाँ पे क्या है? अशोक चक्र है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्या है? अशोक चक्र है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है और नीचे यतो धर्मोस्ततो जय लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यतो धर्मोस्ततो जय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेयर देयर इज धर्मा। इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज धर्मा, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, ठीक है? क्या इसका मतलब? वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, देयर इज विक्ट्री, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें नाम ध्यान रहेगा, नाम ध्यान रखना है। क्या-क्या चीज़ें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक, ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और ऊपर क्या है? अशोक चक्र। यहाँ पे नेशनल एम्बलम नहीं है, नेशनल एम्बलम नहीं है।
कुछ इस टाइप का है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये तीनों चीज़ें हैं नए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के फ्लैग में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके 75 इयर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, 75 इयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश कैसे किया गया था? आपको पता ही है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स हुआ, तो उसी के साथ-साथ 26 जनवरी 1950 को जैसे ही एनफोर्स होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी एक तरीके से एक्जिस्टेंस में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, है ना? 26 जनवरी 1950 को ये एक तरीके से एक्जिस्टेंस में आया, बट इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है? 28 जनवरी 1950 को हुआ। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। 1950 से लेके 1958 तक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, ओल्ड पार्लियामेंट में एक तरीके से अपना बैठते-बैठते थे, ठीक है? बट 1958 में ये जो अभी प्रेजेंट बिल्डिंग आपको दिख रही है, वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो गए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी जो प्रेजेंट बिल्डिंग में कब शिफ्ट हुए हैं? 1958 में शिफ्ट हुए हैं और इस प्रेजेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना? तो समझ में आया कि कब इसे एनफोर्स किया गया? कब एक तरीके से एक्जिस्टेंस में आया हमारा सुप्रीम कोर्ट? 20 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। कहाँ पे? ओल्ड पार्लियामेंट में। अभी जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ पे कब सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुआ? 1958 में शिफ्ट हुआ। इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जब इसका इनॉग्रेशन किया गया, तो उस टाइम हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, जिनका नाम क्या था? हरिलाल जे कानिया, ठीक है? क्या नाम था? हरिलाल जे कानिया, जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी प्रेजेंट थे, ठीक है? तो हरिलाल जे कानिया नाम ध्यान रहेगा, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हरिलाल जे कानिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना? सुप्रीम कोर्ट में पहले टोटल कितने जजेस आते थे? इसमें टोटल 8 जजेस हो सकते थे, 8 जजेस हो सकते थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जजेस, बट अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? इसे बढ़ा के इसे बढ़ा के टोटल कितना कर दिया गया है? अब 34 कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट के कितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकते हैं? कितने जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 34 जजेस हो सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस हो सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 8 थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट में कितने कितने जजेस होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस होंगे? कितने जजेस होंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे? हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे? हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, ठीक है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके अपकमिंग 71st बीपीएससी के लिए, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनली कितने थे? 8 जजेस थे। इन बढ़ा के अब कितना कर दिया गया? 34 जज कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 34 जज कर दिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु युद्ध अभ्यास। द विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल कंडक्टेड अंडर National One Health Mission in 2024 aimed to assess pandemic preparedness in which district of Rajasthan was this exercise held? ठीक है, तो विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा गया है ना? तो पता होगा कि बहुत सारी जूनोटिक डिजीज का आउटब्रेक अब आजकल होता रहता है, जैसे कि निपा वायरस हुआ है ना, एमपॉक्स हुआ था, तो ये सारी जो जूनोटिक डिजीज है उनका एक तरीके से आउटब्रेक होता रहता है ना, एकदम से आउटब्रेक हो जाता है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कोविड-19 आ गया, एकदम से आ गया है ना, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए इस मॉक ड्रिल को लॉन्च किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया गया था विषाणु युद्ध अभ्यास को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना? मॉक ड्रिल का तो आपको पता ही है कि जैसे कि हम लोग रियल टाइम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे कि हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, है ना? तो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको हम लोग एक तरीके से प्रिपेयर्ड रहें, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया विषाणु युद्ध अभ्यास। तो इसे कहाँ पे किया गया था? इसे राजस्थान में किया गया था, कहाँ पे? अजमेर के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, एक तरीके से बनाया गया कि जैसे कि किसी भी ज़ूनोटिक डिजीज़ का एकदम से आउटब्रेक हो गया, है ना? तो जो अथॉरिटीज़ हैं, किस टाइप से एक्शंस लेंगी, किसका क्या-क्या काम होगा, ये एक तरीके से चेक करने के लिए, इस प्रिपेयर करने के लिए ही इसे अजमेर में लॉन्च किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो विषाणु युद्ध अभ्यास नाम ध्यान ध्यान रहेगा, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सितंबर 1, 2024 एग्जामिन इश्यूज इंक्लूडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? अब देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिश किया जाता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है इसे? इसे हमारी प्रेसिडेंट
अपॉइंट करती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्रेज़िडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है ना? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बार 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दिया गया है। वही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे अपॉइंट किया गया है इस बार चेयरपर्सन 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का? तो नाम ध्यान रखोगे, नाम क्या है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी, है ना? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ये कौन है? ये चेयरपर्सन है किसके? 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है? नाम ध्यान रहेगा, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और ये 1 सितंबर 2024 से लेके अगले 3 साल मतलब 31 अगस्त 2027 तक ये एक तरीके से चेयरपर्सन रहेंगे और 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद नया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना? अभी देखो कौन है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं चेयरपर्सन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो 31 अगस्त 2027 तक का इनका कार्यकाल होने वाला है। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल होने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्यों बनाया जाता है? ताकि जो हमारे कानून है उसको चेक किया जा सके, कि जो कानून है उसमें क्या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ठीक है? इसका मेन काम क्या है कि जो हमारे लॉज़ हैं उसमें क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? क्या रिफॉर्म्स लाने लाने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए इसे बनाया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हिच इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट won the National Award for E-Governance 2024 for its role in real-time monitoring of children's growth and under mission पोषण 2.0, ठीक है? पोषण ट्रैकर इज द करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? पोषण ट्रैकर इज द करेक्ट आंसर। इसका काम क्या है? इसका काम है 0 टू 6 ईयर्स तक के बच्चे, एकदम ईज़ी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है? 0 टू 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, ठीक है? उनकी ग्रोथ ढंग से हो पा रही है कि नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं कि उनकी वेट जितनी होनी चाहिए उससे कम है या जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है या बच्चे लाइक जितनी हाइट होनी चाहिए उससे कम है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? इस इनिशिएटिव को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा पोषण ट्रैकर नाम की क्या किए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि 0 टू 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ को चेक करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसे इस बार अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2024, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2024, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो पोर्शन ट्रैकर समझ में आ गया, है ना? इस टाइप से क्वेश्चन्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में आएँगे 71st बीपीएससी में, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन 2024 टू सपोर्ट इंडियाज़ ornamental fisheries sector was developed by which of the following institution under the support of प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, ठीक है? अब देखो इसमें क्या पूछा गया कि रंगीन मछली जो मोबाइल एप्लीकेशन है, रंगीन मछली जो ऐप है, इसको किसने बनाया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे बनाया है आईसीएआर सीआईएफए ने, ठीक है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने रंगीन मछली ऐप बनाया है। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? जो ऑर्नामेंटल फिशेज़ होती हैं, ऑर्नामेंटल फिशेज़ मतलब जो रंग-बिरंगी फिशेज़ आपको पता ही है। ऑर्नामेंटल फिशेज़ जो होती है, उनको एक तरीके से उनके फार्मिंग को सपोर्ट करना। उससे होगा क्या? उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना? बहुत सारे लोग उसको बेचते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से उन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है प्लस इकोनॉमी के लिए भी हमारे अच्छा है, ठीक है? तो ऑर्नामेंटल फिशेज़ को सपोर्ट करने के लिए क्या ऑर्नामेंटल फिशेज़ को सपोर्ट करने के लिए रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? किसने बनाया है? इसे बनाया आईसीएआर सीआईएफए ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, रंगीन मछली ऐप, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्लियर हो गया? किस चीज़ के लिए है ये? प्रमोशन ऑफ एक्वेरियम, हॉबी और इकोनॉमिक पोटेंशियल और भी इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? इस ऐप की फीचर है कि मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? बहुत सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो कॉम्प्रिहेंशन फिश केयर इन्फॉर्मेशन, फिश को कैसे सँभाला जाए, उसकी केयर कैसे करी जाए, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो अभी टोटल हम लोगों ने 8 इश्यूज़ को आज देख लिया, 8 इश्यूज़ को हम लोगों ने देख लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है? ऐसे ही हम लोग हर वीडियोज़ में 8 से 9 इश्यूज़ को देखने की कोशिश करेंगे और उसको ध्यान से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये सीरीज़ मैं लगातार चलाने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ इसमें आने वाली हैं और 15 मिनट की जो भी इस वीडियो में जो भी मैं आपको क्वेश्चन्स करवाऊँगा, इसको आपको ध्यान से बार-बार पढ़ के याद कर लेना है, ठीक है? आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें याद हो जाए, उससे क्या होगा? उससे जो आपका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका कुछ भी करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है, ठीक है? इसके साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच।